हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग मेथड को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं उनमें अलग अलग एटम्स को प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर नंबर हम लोग डालेंगे, ठीक है, एटम्स को रखेंगे, ठीक है, और हीट करके मतलब ट्रायल कर करके देखेंगे कि वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, है ना। LHS और RHS को हर बार हम लोग चेक करेंगे। अगर उस फेज में अगर चेक नहीं होता है तो फिर से ट्रायल करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे इसको बैलेंस करने का, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। बॉक्स बनाने में क्या करता है, 3 कॉलम होता है, ठीक है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, है ना, उन एलिमेंट को हम मेंशन करेंगे। ये बात तो फिक्स्ड है कि LHS में जितना एलिमेंट है RHS में भी उतना ही एलिमेंट होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, LHS में Fe है मतलब आयरन, तो यहाँ पर लिख दिया आयरन। LHS में देखिए जो रिएक्टेंट साइड है उसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन, तो ये देखिए ऑक्सीजन। अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड भी यही तीनों एलिमेंट दिखाई देंगे। देखिए, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो सबसे पहले ये जो टेबल है इसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि हर एलिमेंट के पास कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। एटम का मतलब ये नंबर में, है ना। एलिमेंट हमेशा अल्फाबेट में दिखेगा, ठीक है, Fe, ठीक है, और एटम उसके जस्ट बगल में, है ना, वैल्यू के रूप में दिखाई देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए Fe के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे, 1, है ना। तो क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है तो देखिए नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड, यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट साइड के एटम्स लिखेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड के जो एटम है उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए Fe के पास कितने एटम है, 1, तो देखिए यहाँ पर 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, देखिए जस्ट उसके बाद क्या है, 2, है ना, नीचे ये देखिए नंबर 2 है ना, H के बाद 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1, जब कुछ नहीं है तो वहां पर 1 तो होगा ही एटम, ठीक है, यहाँ पर 1। अब देखिए प्रोडक्ट साइड, है ना, प्रोडक्ट साइड में देखिए Fe के जस्ट बगल में क्या है, 3, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिख दिया। O4, है ना, ऑक्सीजन पे एटम कितने हैं, 4, तो देखिए ऑक्सीजन के पास हम लोगों ने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया प्रोडक्ट साइड। और हाइड्रोजन की जगह क्या लिखा है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इस टेबल को ऑब्जर्व कीजिए, क्या इस टेबल में सारे के सारे एलिमेंट क्या इक्वल है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो देख रहे होगे सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस है ना। यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना। ये देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो अब हमें क्या करना है, नंबर बैठाना है ना, यानी एटम्स को वहां रखना होगा। तो कभी भी ये रूल है कि कभी भी एटम अगर हमको रखना है, जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों को बैलेंस करना है तो यहां पर 3 एटम है आयरन के और यहां पर 1 एटम है, मतलब डिफरेंस कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है ना। तो यहां पर हम लोग 2 नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहां 1 एटम है। तो कभी भी हम लोग जब एटम को इंसर्ट करेंगे तो उस एलिमेंट के आगे रखेंगे, है ना, वहां पर आगे रखेंगे। और अगर हम लोग यहां पर कोई भी नंबर को इंसर्ट करते हैं तो वो नंबर इस एटम के साथ, इन एटम के पास क्या है, 1 है ना, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस Fi के आगे 2 लिख दूं, है ना, 2 प्रेजेंट कर दूं, तो ये Fe के पास कितने एटम थे, 1, है ना, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो जब 2 हो जाएगा तब भी ये बैलेंस नहीं हुआ। यानी अगर इस Fe को इस Fe के साथ क्या करना है, बैलेंस करना है, तो यहां पर हमें 3 इंसर्ट करना होगा, क्योंकि यहां हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो वो 1 है, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेप क्या है कि राइट द केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स बॉक्स, जैसे मैंने बताया फॉर्मूला के साथ, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एट ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड केमिकल इक्वेशन, है ना। अब क्या करना है उसके बाद, अब देखिए अब क्या करना है, इक्वलाइज करना है ना, दोनों को इक्वल करना है। तो देखिए
अब यहां पर देखिए, अब हम लोग बार बार कोशिश करेंगे, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले कोशिश करेंगे, अगर वो सही नहीं होता फिर दूसरा नंबर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं यहां पर, ठीक है, आगे पे अगर 4 इंसर्ट करता हूं, सिर्फ एक यहां पर 4, तो यहां पर 4 और हाइड्रोजन के पास पहले यहां पर 2 है, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा अगर मैं यहां 4 इंसर्ट करूं, ठीक है। और यहां पर ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में है ना, तो यहां पर ऑक्सीजन 1 है ना, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो अगर आप सिर्फ यहां 4 इंसर्ट किए, है ना, तो आप ये देख रहे हो कि हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया, 8, हाइड्रोजन का एटम तो 8 हो गया, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन का एटम 2 है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन 4 यहां पर है और ऑक्सीजन के एटम यहां पर 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, है ना। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया, और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, है ना। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस होने के कारण क्या हुआ कि जो हमारा पहले से बैलेंस था हाइड्रोजन, वो अनबैलेंस हो गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग नंबर इंसर्ट करते जाएंगे और उसके बाद चेक करते रहेंगे कि वो बैलेंस हो रहा है या नहीं। हम लोग वहीं पर नंबर इंसर्ट करते हैं जहां पर वैल्यू कम रहता है। देखिए इस केस में रिएक्टेंट साइड, है ना, वैल्यू कम है ना, इसलिए नंबर को हम लोग रिएक्टेंट साइड ही इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जैसे हम लोग 4 इंसर्ट किए यहां पर, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास 4 एटम हो गए और आरएचएस में भी ऑक्सीजन के पास 4 एटम है, ठीक है। कैसे पता चला, देखिए ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एटम हुआ, और आगे में हम लोग जब 4 इंसर्ट किए तो 4 1 यानी मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 1, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 4 नहीं इंसर्ट कर सकते, है ना, कभी भी इंसर्ट करना होगा आगे करना होगा, किसी के भी आगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट केस में अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर आयरन 3 है ना, अगर मैं आगे यहां पर 3 इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा, ये देखिए Fe यहां पर एटम यहां पर 1 होगा उसका, है ना, और यहां पर मैं अलग से बैलेंस करने के लिए 3 दिया, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इस केस में क्या हुआ कि आयरन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहां पर तो ज्यादा हो गया, 4 2 8 हो गया, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब हम यहां बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर देखिए हाइड्रोजन के आगे 4 नहीं था, फिर हम लोग हीट एंड ट्रायल करेंगे और अब क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के आगे 4 इंसर्ट कर देंगे, है ना, 4 लिख देंगे। तो जैसे ही 4 लिखेंगे तो ये 4 इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ पहले एटम 2 था ना, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखिए कि ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए यहां पर, अब देखिए रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, 3, तो यहां पर 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, तो यहां पर देखिए 1 है और यहां पर 4 था, क्योंकि ये दोनों साथ में है ना, H2O साथ में, तो ये 4 इसको भी मिलेगा, है ना। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ये देखिए, तो LHS में आयरन है 3, हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है 4, ठीक है। RHS साइड, है ना, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है वो साइड देखिए, Fe3 है, देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ इंसर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ 3, देखिए यहाँ पर 3 लिख दिए, है ना। ऑक्सीजन देखिए 4, तो यहाँ पर 4, ये देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन देखिए 4 2 8, है ना। तो अब इस बैलेंस देखिए बॉक्स को, तो देखिए आयरन भी क्या हो गया, 3 3 बैलेंस, हाइड्रोजन 8 8 बैलेंस, और ऑक्सीजन 4 4 बैलेंस, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग उसके स्टेट को भी मेजर करते हैं। तो आयरन कौन से स्टेट में होता है, S यानी सॉलिड, है ना। H2O मतलब वाटर, वाटर किस में होगा, लिक्विड में होता है ना। H2O मतलब वाटर लिक्विड में होगा, जब रिएक्शन होगा तो वो गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और फिर देखिए Fe3O4, है ना, यानी क्या बन रहा है, रस्टिंग बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, ये सॉलिड शेप में होगा, ठीक है, यानी S, और यहाँ पर ये गैस होगा इसलिए G, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको स्टेट लिख सकते हैं। और भी इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें पूरे न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे, तो उसमें कुछ और भी बैलेंस करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, यानी हीट के चेंजेस से हम लोग को दो तरह का रिएक्शन दिखाई देता है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों ही रिएक्शन में हीट का है ना प्रेजेंस होता है, चेंजेस होता है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, ये देखिए ई एक्स है ना, तो ई एक्स से आप एग्जिट समझें। एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है। और ई एन है ना, अगर ई एन यानी एंट्री, एंट्री से क्या समझ में आता है, ई एन एंट्री का स्पेलिंग क्या होता है, ई एन से स्टार्ट होता है ना, एंट्री, एंट्री का मतलब आना, ठीक है। और ई एक्स यानी ई एक्स से क्या होगा, एग्जिट यानी निकलना। यानी एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में जो हीट होगा वो रिएक्शन से बाहर की ओर निकलेगा, और एंडोथर्मिक में जो रिएक्शन होगा वो एंट्री करेगा, यानी इसमें हीट आएगा और इसमें हीट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखिए एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of प्रोडक्ट। मतलब किसी तरह का रिएक्शन करेंगे जिसमें प्रोडक्ट अगर बना तो उसमें हीट जो होगा वो रिलीज होगा, निकलेगा, हीट जो होगा वो निकलेगा। देखिए यहाँ पर वही एग्जांपल दिखाया है ना, एक्सो का मतलब हीट या एक्सटीरियर मतलब बाहर की ओर, है ना। थर्मिक का मतलब हीट। तो देखिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अगर हम लोग नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो हीट आता है या हीट निकलता है, बिल्कुल हीट क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। तो ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। देखिए CH4, अगर CH4 जो है, जो कि गैस के फॉर्म में है, अगर इसमें हम लोग ऑक्सीजन रिएक्ट करें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 + 2H2O और हीट। ये देखिए हीट क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, है ना। रेस्पिरेशन, तो देखिए रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं ना, रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब पूरा ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है ना। हीट जब हम लोग एनर्जी लगाते हैं तो हीट क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। या आप बहुत तेजी से जब दौड़ते हो, है ना, जब आप दौड़ते हो तो दौड़ने के बाद जब आप रुकते हो तो हमारे बॉडी से क्या होता है, हीट ही तो रिलीज होता है, यानी हीट बाहर की ओर निकल रहा है, एक्सटीरियर निकल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। C6H12O6 अगर इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, और साथ ही साथ हीट भी, है ना। तो ये एक एग्जांपल है किस चीज़ का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। हर इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, ठीक है। बैलेंस करना भी मैंने सिखाया है, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। देखिए रेस्पिरेशन एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। जब ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में, तो हीट बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडो का मतलब एंट्री, इस समय हीट की जरूरत पड़ती है, हीट की मदद से ही ये रिएक्शन होता है। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग को हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लाइट की एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि वो रिएक्शन तभी ब्रेक डाउन होता है। ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, हम लोग जानते हैं ना, जो ग्रीन, जितने भी ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी फूड बनाते हैं। तो फूड बनाने में उनको हीट की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। अगर सनलाइट नहीं होगा, अगर उन्हें हीट नहीं मिलेगा तो वो फूड मेक नहीं कर पाएंगे, ग्लूकोज मेक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट, फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज प्लांट प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट का लाइट आ रहा है ना, लाइट ही तो एनर्जी के रूप में आ रहा है ना, लाइट में क्या आ रहा है, हीट भी आ रहा है और लाइट भी आ रहा है, दोनों एनर्जी आ रहा है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, है ना। तो अब देखते हैं, पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट
combine to form a single product is known as synthetic reaction। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, है ना, यानी रिएक्टेंट साइड यानी LHS के तरफ दो या दो से अधिक एलिमेंट होंगे, है ना, और वो लोग आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट होकर जो प्रोडक्ट होगा ये लोग मिल करके एक प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल के तौर पर बताया गया है, A और B ये दोनों एक एलिमेंट हैं, ठीक है, और ये LHS में दो या दो से अधिक हो सकते हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो मिल करके बना लेंगे, यानी AB एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। जैसे अभी देखिए एग्जांपल हम लोग देखें ना, बर्निंग ऑफ कोल, है ना, कोल, तो देखिए C कार्बन है, कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बन गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया, है ना, एक प्रोडक्ट। मतलब ये दोनों आपस में मिल गए, है ना, कंबाइन हो गए। पहले ये दोनों अलग थे, है ना, दो या दो से अधिक हो सकते थे, यानी पहले दोनों अलग थे लेकिन दोनों रिएक्शन के बाद ये दोनों मिलकर एक हो गए। यहाँ पर ये दोनों अलग थे और दोनों मिलकर के फिर एक हो गए। ऐसे रिएक्शन को सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे वाटर का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनता है H2O, और ये लोग नया है, ये वाटर है लिक्विड के फॉर्म में। वैसे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है जो अपने पुराने एग्जिस्टिंग एलिमेंट के अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, तभी तो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें भी क्या हुआ, CaO और H2O, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, CaOH, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये देखिए दोनों मिलकर के एक हो गया, है ना, तो ये एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन का रिवर्स होता है। देखिए द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि इस समय रिएक्टेंट एक रहेगा, है ना, और वो जब प्रोडक्ट बनेगा तो दो अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर क्या था, जस्ट इसका रिवर्स था, है ना। यहां पर LHS में दो या दो से अधिक एलिमेंट थे, RHS में एक था, है ना, और यहां पर क्या है कि LHS में एक एलिमेंट है ना, रिएक्टेंट है, और RHS में यानी जो प्रोडक्ट है वहां पर दो एलिमेंट हो गए, ये लोग यहां पर ब्रेक डाउन हो गए। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, इसमें कंबाइन होते हैं, ठीक है, दोनों आकर जुट जाते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं, है ना, टूट कर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना देते हैं, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर ब्रेकडाउन रिएक्शन भी कहते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। ये देखिए, है ना, ये अपोजिट ही तो है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था वो यहाँ का प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ का जो प्रोडक्ट था वो यहाँ का रिएक्टेंट हो गया, है ना। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कुछ तीन तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या हुआ, हीट, यानी हीट के मदद से उस एलिमेंट को क्या कर दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया, उसे हमें क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। वेल डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग के मदद से क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था वो टूट गया, है ना, हीट की मदद से। देखिए हम लोगों ने देखा ना, कंडीशन लिखते हैं हम लोग इस गिब्स के ऊपर, हीट क्या है, कंडीशन, इसी के मदद से क्या हुआ, FeSO4 यानी जो फेरस सल्फेट था जो कि ग्रीन कलर का था वो टूट गया किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 जो कि रेड ब्राउन कलर का हो गया, है ना। साथ ही साथ SO2 और SO3 भी रिलीज हुआ। उसी तरह देखिए लाइमस्टोन यानी CaCO3, है ना, उसमें जब हम लोग हीट देंगे, है ना, हीट दिए तो ये क्या हुआ कि ये ब्रेक डाउन हो गया, है ना, दो भाग में टूट गया। क्विकलाइम यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो गया, ठीक है। तो यानी डीकम्पोजिशन जो होता है जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है, जिससे हीट की मदद से ये ब्रेक डाउन होता है, ये देखिए दो या दो से अधिक भाग में टूट गया ना, हाँ, तो इसे हम लोग डीकम्पोजिशन बोलते हैं। साथ ही साथ देखिए फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में वो डीकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के मदद से अगर कोई रिएक्टेंट
दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए AgCl है ना, उसमें क्या हो रहा है, सनलाइट हम लोग दे रहे हैं तो Ag और Cl ना, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो रिएक्शन है वो कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो देखिए थर्ड टाइप्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन था ना। पहला क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या था, फोटोलाइटिक, और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, है ना, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर किसी रिएक्शन को ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी डिकम्पोजिशन हम लोग हीटिंग के मदद से कर सकते हैं, तो हीटिंग के मदद से करेंगे तो वो थर्मल होगा, है ना। फोटोलाइटिक यानी अगर सनलाइट की मदद से अगर उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वो फोटोलाइटिक होगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम लोग 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में तोड़ रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर वाटर में, है ना, देखिए ये अब एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी भी है ना, अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, देखिए यहाँ पर गिब्स के ऊपर हम लोग कंडीशन लिख दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो क्या होगा कि ये वाटर जो लिक्विड फॉर्म था इसके दोनों जो एलिमेंट हैं वो अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अब समझते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही समझ में आता है, डिस्प्लेस करना मतलब किसी के जगह को हटा करके अपने उस जगह पर चले जाना, उस ऐसे को रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, हटा दे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वही तो लेस को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, लेस वाला तो मोर को नहीं हटा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि सपोज दैट हमारे पास हाथी और चींटी है ना, हाथी और चींटी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ताकत की बात आ रही है। तो अगर हाथी किसी सीट पर बैठा है तो क्या चींटी उसको उसके सीट से हटा सकेगा, ठीक है, नहीं हटा सकेगा। अगर लेकिन चींटी सीट पर बैठा है और हाथी उसे हटाना चाहे तो वो आराम से हटा सकता है क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा है, ठीक है। कहानी पे मजे आएगा कि चींटी अगर हाथी के नाक पे चले जाए तो उसको परेशान कर सकता है, ऐसी बात नहीं, बस एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं। अब देखिए इसे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे A + BC, देखिए B और C एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, दोनों साथ में है ना। A ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो क्या हुआ, जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ तो C के साथ कौन था, B था, लेकिन A ज़्यादा ताकतवर था किससे, B से, यानी A हाईली रिएक्टिव था B से। तो A क्या किया, B को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, और वो किसके साथ बॉन्ड बना लिया, C के साथ। देखिए प्रोडक्ट में AC बॉन्ड बना लिया है ना, और B अलग हो गया। तो B ऐसा कैसे क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि B जो था वो लेस रिएक्टिव था और A जो था वो मोर रिएक्टिव था। इसलिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अगर यही लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता और ये मोर रिएक्टिव होता तो ये कितने भी कोशिश कर ले ये डिस्प्लेस नहीं हो पाता। कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो वो तभी होगा जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए Fe जो कि आयरन है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। इसका मतलब कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव, मतलब आयरन के पास ज़्यादा ताकत है किससे, कॉपर से। इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट से वो हटा दिया, है ना। कॉपर को कॉपर सल्फेट जो दोनों साथ थे, कॉपर को वहाँ सल्फेट से हटा दिया और आयरन इस सल्फेट के साथ आ गया, यानी आयरन सल्फेट। तो जब ये हटा तो इन कॉपर सल्फेट का जो कलर था ब्लू वो भी चेंज हो गया किसमें, ग्रीन में, यानी आयरन सल्फेट का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, क्योंकि हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना। इसलिए इनका कलर भी चेंज हो गया, है ना। तो ये एक एग्जांपल है।
देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, द आयरन नेल, ठीक है, जो आयरन नेल होता है, जो कील होता है, बिकम ब्राउनिश इन कलर, वो नॉर्मली देखिएगा ब्राउनिश कलर का होता है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना। और जो कॉपर सल्फेट होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब आयरन को, है ना, आयरन को इस कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो कलर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रीन कलर में, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, FeSO4, ठीक है। अगर उसी तरह जिंक को, है ना, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है ना। अब इन दोनों में भी देखिए जिंक जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, है ना, इसलिए ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा। तो जैसे ही ये जिंक इसके जगह पर आया तो जिंक का ही कलर इसमें आ जाएगा, और जिंक का कलर क्या होगा, जिंक सल्फेट, जो कि वाइट कलर का होता है। कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं, है ना, कि कौन से एलिमेंट कितने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास वर्टिकल कॉलम है और इनको अरेंज किया गया है इनके हाईली रिएक्टिव मेटल के कारण, है ना। जो सबसे ऊपर में है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, उसके नीचे उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, है ना। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं लेस रिएक्टिव हो रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो मोर रिएक्टिव होगा, है ना। तो देखिए लिखा हुआ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज या कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। इन रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप, जितने भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है, और जितने भी लीस्ट मतलब कम रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो जो दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते उनको नीचे रखा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जो NCERT में दिया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। मतलब इन सब में देखा जाए तो सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव मेटल है वो है प्लैटिनम, और सबसे हाई यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन है, पोटासियम। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यानी लेड से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर है ना। देखिए यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, यहाँ पर कॉपर, यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ कॉपर है। तो कॉपर और आयरन में देखिए, ठीक है, ऊपर कौन है, ऊपर आयरन है, यानी इसके ऊपर है ना, तो ये ऊपर है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, ठीक है। जिंक भी देखिए ऊपर ही है कॉपर से, इसलिए ये लोग ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर जिंक और आयरन की बात करें तो क्या होगा, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक होगा। अच्छा, इसको याद करने का कुछ नॉर्मल तरीका भी है, इजी वे है ना। ऐसे याद कर सकते हैं, कालू नाथ का माली आलू को ज़रा फीका पकाता है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। इसको अपने वे में आप याद कर सकते हैं, कालू, के फॉर कालू, है ना, कालू नाथ, NA फॉर नाथ, का CA का, कालू नाथ का माली, है ना, Mg मैग्नीशियम, आलू, है ना, Al, को, C मतलब को समझ लीजिए, है ना, कार्बन, जरा, Zn मतलब जिंक, फीका मतलब आयरन, है ना, पकाता यानी Pb है, यानी कालूनाथ का माली जो है वो आलू को ज़रा फीका पकाता है। अब यहाँ से कैसे कर सकते हैं, हरी कुर्सी मेज से गिर पड़ी, है ना, हरी कुर्सी मेज से गिर पड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबका जो सिंबल होगा वो सेम नहीं मिलेगा, बस याद करने का एक तरीका है। हरी तो H से आ गया, कुर्सी Cu मतलब कॉपर, कुर्सी भी आ गया। मेज, ये देखिए मेज कहाँ से आया, इस मरकरी से आया है ना, मेज मरकरी, मरकरी क्या हो गया Hg, है ना। से का मतलब सिल्वर, Ag इसका सिंबल हो गया, ठीक है। गिर का मतलब G मतलब गोल्ड, पड़ी यानी Pt मतलब प्लैटिनम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए फोर्थ हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डबल का मतलब क्या हुआ कि इस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 बार होगा,
है ना, दोनों तरफ से होगा, दोनों जो एटम एलिमेंट्स होंगे वो लोग आपस में डिस्प्लेसमेंट होंगे। इसके पहले जो हम लोग देखे थे उनको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते थे, ठीक है। देखिए, ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, ठीक है, इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, इनमें क्या होता है कि ये लोग आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, है ना, और ये लोग अपना नया कंपाउंड फॉर्म कर जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उस डिस्प्लेसमेंट में क्या था, हाइयर से लो तो था ही, लेकिन इसमें क्या है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस है। आयंस का मतलब कैटायंस और एनायंस, इनकी एक्सचेंजिंग होती है किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए और बी, ठीक है, ए और बी आपस में बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है, ए और बी आपस में बॉन्ड बनाया होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, यानी ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, है ना। उसी तरह सी डी जब आपस में बॉन्ड बनाया होगा तो पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, है ना, मेटल नॉन मेटल के साथ बनाता है, तो पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ए पॉजिटिव था बी नेगेटिव, है ना, सी पॉजिटिव था डी नेगेटिव। तो ये ए जो पॉजिटिव है, अब वो क्या करेगा, इस बी नेगेटिव को छोड़ करके इन दोनों में जो नेगेटिव है, कौन नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, तो ये ए किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस डी के साथ, है ना। ये जो आयंस का पॉजिटिव आयंस है वो इस नेगेटिव आयंस के साथ बॉन्ड बना लेगा, ए बना लेगा डी के साथ, और जो बी था वो बना लेगा किसके साथ, सी के साथ, है ना। तो ए पॉजिटिव था और डी नेगेटिव था तो ए डी बन गया, है ना। लेकिन बी सी में देखिए बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, तो जब इसका जो बॉन्ड बनेगा ना तो सी पहले रहेगा और बी बाद में रहेगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आयंस पहले आता है और नेगेटिव आयंस बाद में आता है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मेटल को पहले रखते हैं और नॉन मेटल को बाद में रखते हैं, है ना। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, है ना। तो ये क्या हो गया, मेटल नॉन मेटल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आयंस का, ठीक है। ये देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम मेटल है यानी पॉजिटिव, क्लोराइड यानी क्लोरीन क्या है, नेगेटिव। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब ये लोग क्या करेंगे, अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे। तो ये पॉजिटिव आयंस इसके नेगेटिव आयंस को क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, यानी NaCl, ये देखिए, है ना, NaCl बन गया, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आयंस है और ये पॉजिटिव आयंस है ना, तो जब ये दोनों, तो बॉन्ड तो ये दोनों साथ में बनाएगा, यानी SO4 और Ba ये दोनों बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव यानी मेटल पहले रहेगा। कभी भी केमिकल लिखते हैं तो पहले मेटल लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, BaSO4, Ba और SO4, ये देखिए C और B, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, जिसमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस बना और दो नए कंपाउंड बने। ये देखिए दो नया कंपाउंड बन गया, है ना। प्रोडक्ट में कुछ अलग कंपाउंड थे, सॉरी रिएक्टेंट में अलग तरह के कंपाउंड थे और प्रोडक्ट में नया कंपाउंड बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या था, जो रिएक्टेंट था उसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके कुछ दो टाइप्स भी होते हैं, वो भी समझ ही लेते हैं। चलिए देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप्स होते हैं, है ना। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए प्रेसिपिटेट मैंने बताया था ना, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है ऐसा मटेरियल, जो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट से ही बनता है। तो देखिए प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड्स, है जिसको प्रेसिपिटेट या PPTs बोलते हैं, इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। मतलब प्रेसिपिटेशन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट है, टाइप है। इसमें क्या होता है कि जब भी रिएक्शन होता है तो इसमें दो या दो से अधिक जब कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ऐसा सॉलिड पार्टिकल बनता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास रिएक्टेंट में दो प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट में दो एलिमेंट हैं, है ना, जो कंपाउंड बनाए हुए हैं, क्या है, CuSO4 और H2S, है ना। तो ये देखिए ये पॉजिटिव है, Cu मेटल है, SO4 नॉन मेटल है यानी नेगेटिव,
H2S, ठीक है। तो ये क्या होगा, Cu किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, S के साथ, और ये H2 किसके साथ फॉर्म बना लेगा, H2SO4 के साथ, है ना। तो क्या हुआ, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। जब हाइड्रोजन सल्फाइड है ना H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर सल्फाइड। जो कॉपर सल्फाइड था वो ब्लैक पीपीटी है, मतलब ब्लैक कलर का ऐसा प्रेसिपिटेट है, यानी ऐसा सॉलिड पार्टिकल है जो वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी ये ब्लैक कलर का डॉट पार्टिकल्स होता है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल होता है। और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी फॉर्म हुआ, है ना। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर से समझते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस, है ना, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी टाइप है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का, है ना। कभी भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, एसिड क्या है हमारे पास, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस क्या है हमारे पास, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में क्या हुआ, रिएक्ट किए तो क्या बना, सॉल्ट। यानी ये देखिए Na किसके साथ मिल गया, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी Cl के साथ ज्वाइन हो गया, है ना। और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ गया, यानी H2O, है ना, H2 वाटर रिलीज हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो कि टाइप्स है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें भी क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ, जिसमें एसिड और बेस रिएक्टेंट थे, और ये लोग आपस में जब रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट मिला हमें क्या, सॉल्ट और वाटर, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन मिला। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट और वाटर दोनों मिक्स होकर के मिला, इसलिए सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ओके।